हेलो एवरीवन, दिस इज़ अहमद खान। और आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसके पार्ट है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं और ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं लेक्चर। आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है, जिस पे जो पार्लियामेंट है टॉपिक हमारा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पार्लियामेंट क्या होता है, ब्रीफली एक बार देखेंगे। उसके बेसिक ऑर्गन्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब के बारे में और इसके फंक्शंस क्या हैं, उसे एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन का यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट है। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हम यूके से अडॉप्ट किए हैं। वेस्टमिंस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। वो मॉडल जो है हम फॉलो करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 79 टू 122 जो है पार्लियामेंट को डिफाइन किया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और इनके सेशंस जो हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सारी चीज़ें और फिर बिल्स, बजट, ये सब 79 टू 122 जो है आर्टिकल में मेंशन्ड है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर, प्रोसीजर, प्रिविलेज, पावर, ये सब 79 टू 122 मेंशन है। जबकि पार्ट 5 जो है वो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो है वो डिस्कस करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो मैं ऑलरेडी बताया, प्रेसिडेंट से लेके अटॉर्नी जनरल तक। अब बात आती है कि पार्लियामेंट किस, मतलब उसे बनाते कौन है, कौन कंसिस्ट करते हैं पार्लियामेंट इंडिया के केस में। तो जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट विथ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एज वेल एज हाउस ऑफ पीपल। तो काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा एंड हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा। व्हेन दिस टर्म केम, दिस हिंदी टर्म for this council of state and house of the people came in 1954. So we have converted the name of council of states as Rajya Sabha और house of the people का we have converted as Lok Sabha. Now we will look what are the functions of parliament. So first basic function is enactment of laws, to make law to regulate the life of the people as well as function of the government. So first basic work is to enactment of law. Second is giving representation and voice to the people. रिप्रेजेंट करना, जो इंडिया भारत की जनता है उसको रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करने का काम, और उनके जो वॉइस है, इशूज़ है, उसको रेज करना नेशनल लेवल पे। कंट्रीब्यूशन थर्ड है कंट्रीब्यूटिंग द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल, वी ऑल नो दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और हम पार्लियामेंट से ही एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। नेक्स्ट है पार्लियामेंट एक्सरसाइज पॉलिटिकल एज, और पार्लियामेंट जो है फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कंट्रोल भी रखता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। वो कैसे रखता है? Political control, we can see that there are various method like question hour, zero hour, various committees are there, जो कि मतलब एग्जीक्यूटिव्स पे कंट्रोल रखते हैं। और जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो क्वेश्चन भी पूछते हैं हमारे टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव से। तो उस तरह से एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखने का काम करता है। दूसरा फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे है कि पार्लियामेंट के थ्रू ही हम लोग मनी बिल, फाइनेंशियल बिल जो है वो पास करते हैं। अगर बजट बजट जो है वो भी हम पार्लियामेंट से पास करते हैं। अगर पार्लियामेंटेरियन उसका अपोज कर दें तो हम कोई भी मतलब बजट वगैरह पास नहीं कर पाएंगे, और मिनिस्ट्री जो है वो आगे फंक्शन नहीं कर सकती। तो पार्लियामेंट जो है इस तरीके से एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखता है। फिर नेक्स्ट है इट इज़ अ सोर्स ऑफ अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, और जो पार्लियामेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो अथेंटिक होता है। वो एज अ एविडेंस जो है हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वो वेरीफाइड होता है। नेक्स्ट इज राज्यसभा।
तो राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो फिक्स है, वो होना चाहिए 250, और जिसमें 238 जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं 238 मेंबर्स वेरियस स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और जो कि 12 मेंबर हैं वो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। तो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को जिन्हें नॉमिनेट करता है उनमें वो स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किस फील्ड में, सम फील्ड, और दीज 4 फील्ड्स, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। अगर इन चारों फील्ड में उसको स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल कैंडिडेट है राज्यसभा में जाने के लिए, और ये प्रेसिडेंट के नज़र में ऐसा होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं कि वो कितने टर्म के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं फिक्स किया। ये कहाँ से आया है आइडिया कि कितना ईयर होना चाहिए, वो आया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से, जिसमें ये क्लियर किया गया कि जो राज्यसभा मेंबर होंगे वो 6 ईयर तक ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो नेक्स्ट इज लोकसभा। लोकसभा का हम जानते हैं कि लोकसभा में 552 मेंबर जो हैं वो फिक्स किए गए हैं, जिसमें से 530 मेंबर जो हैं वो स्टेट से आते हैं, और 20 मेंबर जो हैं वो वेरियस यूनियन टेरिटरी, जो 8 यूनियन टेरिटरीज से हैं उससे मिला के 20 मेंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, अब जो है ये चेंज हो गया है 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इंडिया में एंग्लो इंडियन का जो काइंड ऑफ रिजर्वेशन था कि अगर एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं हो या विधानसभा में नहीं हो तो विधानसभा में गवर्नर जो है एक सीट पे नॉमिनेट कर सकता था, और लोकसभा में प्रेसिडेंट जो है 2 सीट पे नॉमिनेट कर सकता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। लेकिन ये फाइनली हटा दिया गया है 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो अब ये नहीं रहा, लेकिन जो इससे पहले हुए होंगे वो 2 मेंबर्स को वो नॉमिनेट करता रहा होगा प्रेसिडेंट, जब उनका रिप्रेजेंटेशन कम रहा होगा। ये क्राइटेरिया है इसके लिए। नेक्स्ट आता है कि जो इसका स्ट्रेंथ है 552, ये आप लोग देख रहे होंगे बहुत सालों से यही स्ट्रेंथ है। तो इस स्ट्रेंथ को 552 क्यों मेंटेन रखा गया है और ये कब हुआ? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 1976 में आया था, उसमें जो सीट थे वो फिक्स कर दिए गए 552। उसके बाद से इंक्रीज नहीं हुआ, और वो कितने सालों के लिए फिक्स किए थे? वो नियरली 25 ईयर्स के लिए फिक्स किए थे, और जब 25 ईयर्स कंप्लीट हुआ तो 2000 में फिर से एक और अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जो कि 84th अमेंडमेंट एक्ट था, और इसके बाद अगले 25 साल के लिए फिर से इसे फिक्स्ड कर दिया गया कि जो लोकसभा सीट है, इवन दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जब फ्रेश सेंसस आए तो उसके अकॉर्डिंग जो है लोकसभा का सीट बढ़ाते रहना चाहिए, लेकिन 1976 में इसे फिक्स किया गया 1971 सेंसस के हिसाब से, और उसी को अभी तक कंटिन्यू किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? इसके कई सारे कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न थे। पहला था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए, और अगर हम आ, हर सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो सीट्स अगर पार्लियामेंट में बढ़ाते रहेंगे तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो मेजर्स लिया गया है उस पे लोग और पॉलिटिशियन जो है वो एक्टिवली सपोर्ट या वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वी नो कि कैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम का डोमिनेंस है, और कास्ट सिस्टम में जिसका नंबर ज़्यादा होगा, डेमोक्रेसी में जिसका नंबर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव भेज पाता है। जो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पार्लियामेंटेरियन को उस समय लगा कि इससे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को बढ़ाने में इंकरेजमेंट मिलेगा, तो उसको भी एक तरीके से कर्व करने के लिए इसे प्रोज किया गया उस समय 1976 में। अब ये टिल 2026 है। अब आगे देखते हैं क्या इसे आगे भी प्रोज किया जाएगा या फिर अभी इस बार जो है चेंजेस लाया जाएगा 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग।
तो वो देखा जाएगा फ्यूचर में। इवन दो वी नो दैट साउथ इंडियन स्टेट जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। तो वो लोग अभी कह रहे हैं कि अभी इसे और फ्रोज करना चाहिए, ताकि नॉर्थ इंडिया में भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए साउथ इंडिया के कंपैरिजन में, उसके बाद करना चाहिए। तो ये फ्यूचर डिबेट है, उस पर देखा जाएगा क्या होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वालिफिकेशन। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा? ही मस्ट बी अ सिटीजन, और उसे जो है कुछ ओथ लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन जिसे भी एथराइज किया करेगा ओथ कंडक्ट कराने के लिए। पहला क्या है? टू बियर ट्रू फॉर फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब आपको इंडिया के प्रति जो है लॉयल रहना पड़ेगा, वफादार रहना पड़ेगा। दूसरा है इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना पड़ेगा, मतलब इंडिया के संप्रभुता और अखंडता को मेंटेन करना पड़ेगा, उसे ज़रूरत आने पे अपहोल्ड करना पड़ेगा। ही मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर्स। अगर राज्यसभा का कोई मेंबर है तो वो 30 ईयर्स से नीचे नहीं होना चाहिए, और लोकसभा का मेंबर है वो 25 ईयर्स से नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन से हैं? तो राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन आते हैं, और लोकसभा की बात करें तो स्पीकर आते हैं। तो चेयरमैन कौन होता है? इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस एक्स ऑफिसो? एक्स ऑफिसो एक कॉन्सेप्ट है जिससे उस, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट एक काफ़ी स्टैंडर्ड पोस्ट माना जाता है इंडिया में, उसका प्रेसिडेंट के जस्ट सेकंड होता है प्रेसिडेंस में भी। तो उसके उस पोस्ट को देखते हुए, उसको स्टेटस के देखते हुए एज अ ऑनर, एज अ रिस्पेक्ट में उसे चेयरमैन भी बनाया जाता है साथ में। तो वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है इस समय। और जब प्रेसिडेंट अब्सेंट होता है किसी वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट का रोल भी प्ले करता है। और उस समय जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो डिप्टी चेयरमैन एज अ चेयरमैन के रूप में फंक्शन करता है। और जो डिप्टी चेयरमैन होता है, और चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर कैसे इलेक्ट होता है? राज्यसभा का जो मेंबर हो, सॉरी, राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा मेंबर द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा से ही केवल इलेक्ट होते हैं। जब चेयरमैन अब्सेंट होता है तो उसके जगह पे डिप्टी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा को बिजनेस जो है वो कंडक्ट कराते हैं। और अगर इन केस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बोथ आर अब्सेंट, तो उस समय जो है प्रेसिडेंट किसी भी राज्यसभा के मेंबर को अपॉइंट करके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनाता है। नेक्स्ट कम स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है वो कोई लोकसभा का मेंबर ही होता है, जिसे स्पीकर के रूप में इलेक्ट किया जाता है। उसका काम होता है ऑर्डर और डेकोरम जो हाउस का है उसको मेंटेन करने के लिए, और उसकी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो जो है स्पीकर जो है वही इंटरप्रिटेशन देता है जब कोई भी कंटेंशन लोकसभा में आता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कोई इंटरप्रिटेशन हो, या रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा पे कोई कंटेंशन हो, या पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स को लेके हो, तो उस समय जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है उन सब प्रोविजंस का, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये भी अथॉरिटी है कि जब तक कोरम कंप्लीट ना हो तब तक जो है हाउस के बिजनेस को रोक दिया जाए, हाउस के फंक्शंस को रोक दिया जाए। जब कोरम फुलफिल हो तभी हाउस का बिजनेस जो है उसे कंडक्ट कराया जाए। सो व्हाट इज दिस कोरम? तो बेसिकली कोरम मीन्स कि अगर किसी भी जो टोटल नंबर है हाउस का, जो टोटल नंबर है लोकसभा, उसके 10% लोग वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तो कोरम फुलफिल होगा, नहीं तो कोरम फुलफिल नहीं होगा। तो कोरम इज बेसिकली 1/10 ऑफ द हाउस ऑफ, आई मीन लोअर हाउस मीन्स लोकसभा। तो अगर 500 मेंबर का कोई हाउस है
हमारा अगर सपोज करिए 500 मेंबर का लोकसभा है तो कम से कम 50 मेंबर जो हैं वो होने चाहिए बिजनेस कंटिन्यू रखने के लिए। और जो स्पीकर है उसका किसी भी कभी भी किसी भी बिल पे अगर डिबेट हो जाता है और उस पे जब वोट होता है और वो 50-50 हो जाता है, एज सच स्पीकर का काम नहीं है किसी भी बिल पे वोट करने के लिए। लेकिन इन केस अगर कोई भी बिल आया, कोई ऑर्डिनरी बिल आ गया मान लो या फाइनेंशियल बिल आ गया जिसमें अपोजिशन और फेवर वाले और अपोज वाले इक्वली आ गए, 50-50 हो गए, 200 मेंबर एक साइड 200 मेंबर एक साइड, तो उस समय स्पीकर जो है वोट कर सकता है टू रिजॉल्व अ डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए। और जिस साइड स्पीकर वोट करेगा उस साइड को मतलब फेवर मिलेगा। और कभी हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जॉइंट सेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा में बनता नहीं है, सपोज करिए लोकसभा ने कोई बिल पास किया, राज्यसभा उसे रिजेक्ट कर दे रहा है, या राज्यसभा कोई बिल पास कर रहा है, लोकसभा उसे रिजेक्ट कर दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को, जो इस तरह के सिचुएशन होते हैं उसको डील करने के लिए जो प्रेसिडेंट होता है वो जॉइंट सेटिंग बुला लेता है दोनों हाउस का, लोकसभा और राज्यसभा का, और उसके बाद वहाँ पे वोटिंग होता है और वोट करके उस इशू को रिजॉल्व किया जाता है। जितने मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं और उस बिल को रिजॉल्व करते हैं, जो कि अभी तक एक हाउस से पास हो रहा था, दूसरे हाउस से नहीं। तो ये है कॉन्सेप्ट जॉइंट सेटिंग। और जॉइंट सेटिंग कौन से बिल पे होता है? केवल दो तरीके के ही बिल पे होता है, एक फाइनेंशियल बिल और दूसरा जो है वो ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि मनी बिल में अपर हैंड होता है लोकसभा का, राज्यसभा को उसे पास करना ही करना होता है 14 डेज में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में इक्वली राइट दिया गया है लोकसभा को और राज्यसभा को, तो जॉइंट सेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल और मनी बिल पे नहीं होता है। उसके अलावा जो स्पीकर होता है वो सीक्रेट सीटिंग जो है वो भी बुला लेता है। जब लीडर ऑफ हाउस मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होता है उस समय लीडर ऑफ हाउस जो होगा या कोई प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी होगा, अगर वो कोई सीक्रेट सीटिंग कंडक्ट कराना चाहता है तो वो कंडक्ट करा सकता है। उस समय जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होगा उसके आसपास के सारे एरियाज को खाली करा देगा। कोई भी स्ट्रेंजर या कोई अदर पर्सन जो है वो वहाँ ना चैम्बर लॉबी गैलरी वगैरह में नहीं होगा, थर्ड पर्सन। और स्पीकर ऑफ लोकसभा ही अथॉरिटी में होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा बिल जो होगा वो मनी बिल होगा, और उसका ये डिसीजन जो है वो फाइनल होता है। मतलब अगर उसने किसी बिल को कह दिया मनी बिल तो दैट वुड बी रिगार्डेड एज मनी बिल, उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। और राज्यसभा में फिर उसके बाद जाता है और उसमें स्पीकर जो है अपना सर्टिफिकेट भी साथ में भेजता है कि उसने उस बिल को मनी बिल की तरह रिकॉग्नाइज किया है। और मनी बिल से वी नो दैट राज्यसभा कैन नॉट स्टॉप दैट मनी बिल मोर देन 14 days। ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल में दिया है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट में कोई जाता है तो उसको भी लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन ये चीज़ जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है। ये 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में बताया कि जो स्पीकर का पावर है डिस्क्वालीफाई करने का, एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल में दिया है वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है, उसे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा भी एक्स ऑफिसो चेयरमैन फंक्शन करता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है? जो कि वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उसका एक लिंकअप होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, जो बाकी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी, जो डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होते हैं लोकसभा में उसके जो चेयरमैन्स होते हैं उसे
स्पीकर अपॉइंट करता है। देन कम्स नेक्स्ट इज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो वी नो दैट डिप्टी स्पीकर जो होता है वो भी एक इलेक्टेड मेंबर होता है हाउस में, और उसका इलेक्शन जो है वो स्पीकर कंडक्ट कराता है। और वेन एवर स्पीकर इज एब्सेंट, और जब उसका सीट वैकेंट होता है तो उस समय डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर का रोल जो है फुलफिल कर रहा होता है। नेक्स्ट कम इज प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का क्या कॉन्सेप्ट है? जब कोई भी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म होती है या पावर में आती है, या सेम गवर्नमेंट पावर में आती है, तो पहले इलेक्शन से जस्ट पहले जो स्पीकर होता है वो अपना सीट छोड़ देता है, मतलब रिज़ाइन कर देता है, वेकेट कर देता है। तो जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होके आती है उसमें जो सीनियर मोस्ट मेंबर आता है इलेक्ट होके लोकसभा में, जो सीनियर मोस्ट होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो नए मेंबर आते हैं उन सबको ओथ दिलाना, और जो स्पीकर होता है स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट कराना, और फिर उसके बाद स्पीकर के हाथ में पावर जो है, मतलब जो स्पीकर होता है, जो स्पीकर इलेक्ट होता है उसको मतलब सीट देना, चेयर करने के लिए देना। तो ये प्रोटेम स्पीकर का वर्क होता है, फंक्शन होता है। नेक्स्ट कम लीडर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो लीडर होता है, लीडर ऑफ द हाउस जिसे बोला जाता है, वो मेनली प्राइम मिनिस्टर होता है। इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है तो प्राइम मिनिस्टर जिसे नॉमिनेट करता है वो होता है। हम देखें कई बार प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के बजाय राज्यसभा से इलेक्ट होके आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के मेंबर थे एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय जिसे भी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है वो वो लीडर ऑफ द हाउस का रोल प्ले करता है। देन कम्स लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो लार्जेस्ट पार्टी जो होती है अपोजिशन में, उसके लीडर को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है। लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 1/10 सीट जो है वो जीत के आए। अगर 500 स्ट्रेंथ है लोकसभा का तो कम से कम 50 सीट्स उसके पार्टी जो है वो जीत के आए, तभी उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर 2 से ज़्यादा पार्टियां जीत के आ गई 10% सीट से ज़्यादा, तो उनमें जो जिसका ज़्यादा होगा सीट उसको लीडर ऑफ अपोजिशन एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज शैडो कैबिनेट। व्हाट इज दिस शैडो कैबिनेट? शैडो कैबिनेट जो है वो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें जो अपोजिशन पार्टी होती है वो एक छोटा सा कैबिनेट बनाती है, अपोजिशन में जो लीडर्स होते हैं उसे शैडो कैबिनेट कहते हैं। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिलीवेंट नहीं है उतना। देन वी विल डिस्कस सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं मेंशन है कि एक साल में 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, कितने सेशंस होने चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना मेंशन है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो हम देखे थे कोविड के टाइम में अपने कंट्री में कि हमारे यहाँ 2 ही सेशन हुआ था, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हुआ, क्योंकि दोनों सेशन के बीच में 6-6 महीने का ही गैप, मतलब 6 महीने से कम ही गैप था। तो अगर थर्ड सेशन नहीं हो तो भी कोई इशू नहीं है, और थर्ड से 3 से ज़्यादा भी सेशन हो फिर भी कोई इशू नहीं। बस एक ही क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इंडिया में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। और बजट सेशन जो है कब स्टार्ट होता है, बजट कब प्रेजेंट किया जाता है हमारे कंट्री में? 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी जो है वो इम्पॉर्टेंट डेट है, आप लोग याद रखिएगा। अब डिवाइसेस क्या हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के? क्वेश्चन आवर जो होता है, क्वेश्चन आवर कब होता है? जब कोई भी जो पार्लियामेंट्री सेटिंग होता है नए दिन, उसका जो पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर, वो कि क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें वेरियस क्वेश्चन जो है मेंबर्स लोग मिनिस्टर्स से पूछते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड और शॉर्ट नोटिस। स्टेयर्ड अनस्टेयर्ड वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए हम पहले से ही क्वेश्चन सबमिट करके रखते हैं। स्टेयर्ड क्वेश्चन में हमें ओरल आंसर चाहिए होता है,
किसी भी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में हमने कोई क्वेश्चन लिख के दिया होम मिनिस्ट्री के, तो जो होम मिनिस्टर होगा वो उसका ओरली आंसर करेगा अगर स्टेयर्ड क्वेश्चन है, और उसके बाद में जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी उसमें ऐड किए जा सकते हैं, मतलब जो प्रेजेंट होगा वो काउंटर क्वेश्चन भी पूछ सकता है उस पर होम मिनिस्टर से। नेक्स्ट है अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। सपोज होम मिनिस्ट्री को जो है लिख के अनस्टेयर्ड क्वेश्चन लिख के पहले सबमिट किया गया, तो वो रिटर्न में केवल उसका आंसर देगा अनस्टेयर्ड क्वेश्चन का, लेकिन वहाँ पे वो काउंटर क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सकता। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो है कि स्टेयर्ड अनस्टेयर्ड में हमें पहले काफ़ी पहले मतलब टाइमिंग होता है 1 महीने 1.5 महीने पहले हम उसे दे के फिर उसके बाद क्वेश्चन हम पहले देते हैं, फिर उसके बाद उसके आंसर्स आते हैं। लेकिन शॉर्ट नोटिस में हम 10 दिन से कम ही के समय में क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जो है आंसर लेते हैं, जो कि ओरली आंसर मिलता है हमें। नेक्स्ट इज 0 आवर। 0 आवर इंटरेस्टिंग चीज़ है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्योंकि ये इंडियन इनोवेशन है। इंडिया में ये इवॉल्व हुआ। अब तो एक वेल इस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट है 0 आवर का इंडियन सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये 1962 से अभी तक कंटिन्यू है। तो 0 आवर क्या होता है? बेसिकली जो क्वेश्चन आवर होता है उसके बाद का जो टाइम स्टार्ट होता है वो 0 आवर होता है। 0 आवर का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि उस समय जो है ये इनफॉर्मल डिवाइस है जिससे पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं वो क्वेश्चन या कोई मैटर जो है वो रेज करते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस, जिसके लिए कोई पहले नोटिस नहीं देना पड़ता है स्पीकर ऑफ लोकसभा को या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। वो 0 आवर का जब टाइम स्टार्ट होगा तो कोई भी मैटर जो है जो इम्पोर्टेंट मैटर होगा उसे रेज कर सकते हैं। और ये 0 आवर कब तक चलता है? 0 आवर जब तक चलता है क्वेश्चन आवर के बाद से लेके जब तक जो कि किसी कोई एजेंडा जो कि ना फिक्स, मतलब जो भी एजेंडा फिक्स किया होगा बिजनेस का उसके कंडक्ट के स्टार्टिंग से पहले पहले। तो पहले क्वेश्चन आवर होगा, फिर 0 आवर होगा, फिर जो नॉर्मल बिजनेस होगा लोकसभा या राज्यसभा का वो चलेगा। तो इस तरह से सीरीज में होता है। देन कम्स मोशंस। मोशंस में हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 75 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा का। तो अगर और वो कब तक पावर में रहते हैं मिनिस्टर? जब तक वो एक कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस जो है वो एंजॉय करते हैं लोकसभा के अंदर। अगर उनका नंबर्स स्ट्रेंथ कम हुआ, मेजॉरिटी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोकसभा में एंजॉय नहीं कर सकते, मतलब वो एज अ मिनिस्ट्री में बने नहीं रह सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कई बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है कि अब जो है इस गवर्नमेंट में विश्वास खो दिया जनता का, या पार्लियामेंट्री मेंबर जो हैं अब उस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट गिर जाती है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। हम देखे थे एनडीए फर्स्ट के टाइम में भी अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए क्या करना होता है? कम से कम 50 मेंबर जो हैं वो रिटर्न में स्पीकर को लिख के देते हैं कि हमारा इस गवर्नमेंट से विश्वास खत्म हो गया है, हम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट कराना चाहते हैं पार्लियामेंट में। तो ये इस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब बिल कितनी तरीके के होते हैं तो हम जानते हैं बिल को हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल क्या होता है? जो कि गवर्नमेंट द्वारा लाया जाता है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से लाया जाता है, वो होता है पब्लिक बिल जो कोई मिनिस्टर लेकर आता है। और नेक्स्ट होता है जो कि है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल कोई भी प्राइवेट मेंबर, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो, वो लेकर आता है, लेकिन उसे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होता है, तो प्राइवेट बिल होते हैं। प्राइवेट बिल के पास होने के चांसेस बहुत कम है इंडिया में, अगर देखा जाए तो रेयरली जो है प्राइवेट बिल्स पास होते हैं। अब बिल को उसमें क्या होता है, कंटेंट क्या होता है उस बिल के अंदर, सब्जेक्ट उस बिल का क्या होता है, उसके हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल में वो सारे चीज़ होते हैं जो फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को छोड़ करके होंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे लैंड से रिलेटेड कोई लॉज बनाना है,
किसी प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से या एडवोकेसी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई बिल बना तो वो सब ऑर्डिनरी बिल में आता है। मनी बिल बेसिकली क्या होता है, जो फाइनेंशियल बिल होता है, जो कि टैक्स एक्सपेंडिचर और रूल्स रेगुलेशंस टैक्स से रिलेटेड या फाइनेंशियल मैटर से, वो सारे जो होते हैं वो फाइनेंशियल बिल में आते हैं। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल बिल को अगर स्पीकर ने मनी बिल बता दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, तो वो मनी बिल में कन्वर्ट हो जाता है। और मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में लिखा मेंशन्ड है, और आर्टिकल 110 में ए बी सी डी ई एफ करके 6 तरीके के वो 6 ऑप्शन दिए हैं कि ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए किसी भी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम मनी बिल लाते हैं। तो ये था फाइनेंशियल बिल और मनी बिल। फिर उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बेसिकली ये होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आर्टिकल्स हैं उसमें कोई भी चेंजेस या उसके आर्टिकल्स के जो क्लॉज और सब क्लॉज हैं उसमें कोई भी चेंजेस अगर लाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल लाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरीके से जो है हमारा पार्लियामेंट जो है यूनियन पार्लियामेंट ख़त्म होता है, जिसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया, आप लोगों को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।